कंप्यूटर स्टेशन मारवाड़ी पढ़ाएगा बिजनेस स्टडीज। दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद, सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के बाद, पिछला चैप्टर हमने ऑर्गेनाइजिंग था, देख लिया उसको। अब आता है नेक्स्ट फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग हमारा इस तरह से नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को, स्टाफ्स को, एम्प्लॉयज को नौकरी पे रखना। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब कि जो जिस लायक है उसको वैसा काम देना। स्टाफिंग का मतलब इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग राइट जॉब एट राइट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, स्टाफिंग में क्या आता है, स्टाफिंग में आता है कि सही आदमी को चुनना, ठीक है, सही आदमी को खोजना, सही जॉब के लिए उसको सही क्वालिफिकेशन उसके पास होना और उसको राइट जॉब पे प्लेस करना सही समय पे। आज मेरा स्कूल है, मान लीजिए हमको प्रिंसिपल की ज़रूरत है या टीचर की ज़रूरत है, फिजिक्स के टीचर की ज़रूरत है, तो मैं किसको खोजने जाऊंगा, फिजिक्स के टीचर को ही तो, या मेरे प्रिंसिपल जो मैंने जिनको दे रखा है, मेरी अथॉरिटी दे रखी है कि जाइए भाई आप टीचर्स की नौकरी आप लगाएंगे या आप लगवाएंगे, आप उनका इंटरव्यू लेंगे, जो भी है, तो हमारा प्रिंसिपल किसको जाएगा खोजने, वो फिजिक्स के टीचर को ही तो जाएगा खोजने। जिसके पास डिग्री होगी फिजिक्स में उसी को तो जाएगा खोजने। ऐसा तो है नहीं कि वो इकोनॉमिक्स वाले के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं है ना। सही पर्सन को सही क्वालिफिकेशन के साथ सही जगह वो सही जॉब पे प्लेस करेगा, इसी को हम कहते हैं स्टाफिंग। सिंपल, सीधा, सच्चा, कुछ नहीं है स्टाफिंग का मतलब कि सही आदमी को सही जॉब पे सही क्वालिफिकेशन के साथ प्लेस करना सही समय पे। आज मेरे पास फिजिक्स के टीचर नहीं है, मान लीजिए मेरा स्कूल है, मेरे पास फिजिक्स के टीचर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यही समय है कि फिजिक्स के टीचर को मैं नौकरी पे रखूंगा। फिजिक्स की क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, फिजिक्स का आदमी होना चाहिए। तो ये मेरा जॉब है कि सही आदमी को मैं ढूंढूं जो फिजिक्स पढ़ा हो, और फिर क्या करूं, और फिर उसको सही जॉब दूं, उसको क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके पढ़ने, उसके जो उसने पाठ्यक्रम किया है, जो उसने पढ़ा लिखा है, जो उसके पास नॉलेज है उसके हिसाब से, और सही जॉब दूं उसको सही टाइम पे। यही होता है स्टाफिंग। नेक्स्ट हमारा आता है स्टाफिंग क्या है, मैंने बता दिया है कि आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर इज टू परफॉर्म स्टाफिंग। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, स्टाफिंग है। हमने पहले प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग देख लिए हैं, 2 फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन है नेक्स्ट चैप्टर के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। स्टाफिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, मैन पावर प्लानिंग आता है, क्योंकि इसमें इंसान को अपॉइंट किया जाता है, तो इंसान की पावर की प्लानिंग की जाती है। मुझे अगर कोई अपॉइंट किया है इकोनॉमिक्स के टीचर के रूप में या बिजनेस के टीचर के रूप में, तो वो क्या करेगा, मेरे पावर से डील करेगा, मैन पावर प्लानिंग से डील करेगा, ठीक है। मेरे लिए वो प्लान बनाएगा जो मेरा मैनेजर होगा, कि मुझे कैसे पढ़ाना है, मुझे किस पीरियड में स्कूल में जाके किस घंटी में 11th को पढ़ाना है, किस घंटी में 12th को पढ़ाना है, ये सब वो डिसाइड करेगा। तो इसी को कहते हैं प्लान बनाना। स्टाफिंग में क्या आता है, मैन पावर प्लानिंग आती है। रिक्रूटमेंट आता है। रिक्रूटमेंट मतलब कि, अच्छा, मैन पावर प्लानिंग का ये भी मतलब है कि हमें कितने आदमी चाहिए, हमें कितने आदमी चाहिए। मेरा स्कूल है मान लीजिए, तो ये मैन पावर प्लानिंग हम करेंगे कि कितना लेबर चाहिए, कितने टीचर चाहिए, कितने प्रिंसिपल चाहिए, कितने क्या चाहिए, कितना माली चाहिए, कितना चपरासी चाहिए। मैन पावर प्लानिंग स्टाफिंग। अगर मैं स्टाफिंग परफॉर्म कर रहा हूँ एज अ मैनेजर, अगर मैं मैनेजर हूँ अपने स्कूल का और मैं स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैन पावर प्लानिंग का मतलब होता है कि मैं प्लान बनाऊंगा कि मुझे कितने लोग चाहिए, किस किस जगह पे चाहिए, क्या क्या काम करने के लिए चाहिए। तो स्टाफिंग में क्या क्या आता है, मैन पावर प्लानिंग आता है, उनका रिक्रूटमेंट आता है। रिक्रूटमेंट का मतलब मैंने पहले ही बता चुका है, आओ आओ आओ, नौकरी ले जाओ, नौकरी ले जाओ, नौकरी ले जाओ। रिक्रूटमेंट का मतलब कि बुलाना, एप्लीकेशन डलवाना लोगों से कि मैं उन लोगों को नौकरी, उनके क्वालिफिकेशन क्या है ये सब वो बताते हैं, रिज्यूम डलवाना, ठीक है, रिक्रूटमेंट। और फिर उसमें से सेलेक्ट करना, उस रिज्यूम में से, उस CV में से उनको सेलेक्ट करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, उनको पैसा, कंपनसेशन, उनकी सैलरी देना, ठीक है, जो वो काम कर रहे हैं उसके बदले में। कंपनसेशन मतलब फिर उनको प्रमोट करना, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजमेंट लेवल पे ये सब मेंटेन करना, इसको हम कहते हैं स्टाफिंग। ये आता है स्टाफिंग में, ये सारी चीजें आती हैं स्टाफिंग में। इट डिस्क्राइब एज अ मैनेजर फंक्शन ऑफ फिलिंग। ये कैसे बताया जा सकता है, ये बताया जा सकता है एज अ मैनेजर, मैनेजर का फंक्शन है ये। और मैनेजर इस फंक्शन में क्या करता है, फिल करता है। क्या फिल करता है, जो पोजीशन, जो जॉब पोजीशन खाली है, या मैनेज करता है जो जॉब पोजीशन अगर भरी हुई है, कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसको सबको फंक्शन ये परफॉर्म करता है, मैनेज करता है। जो पोजीशन खाली है, अगर स्कूल में फिजिक्स का टीचर नहीं है तो मैनेजर क्या करेगा, स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा और वहां फिजिक्स के टीचर को लाके उस जॉब को फिल करेगा।
उस गैप को फिल करेगा और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। मैंने पहले ही बताया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट, एडवांटेज। कुछ भी पूछेगा आंसर यही लिखना है आपको, क्या इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का, या क्या बेनिफिट है स्टाफिंग का, या क्या नीड है, क्या एडवांटेज है, ये आपको देखना होगा। पहला क्या है, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। अगर स्कूल मैंने खोला है तो मुझे कॉम्पिटेंट पर्सनल, जैसे कि अगर कॉम्पिटेंट जो जिस जॉब के लायक है उसको उस जॉब पे फिल करना, उसका रोल उस जॉब पे फिल करना, ऐसे लोगों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर टीचर की जरूरत है, ठीक है, प्रिंसिपल की जरूरत है, तो मैं अगर इकोनॉमिक्स से टीचर की जरूरत है तो मैं इकोनॉमिक्स के टीचर को रखूंगा। अगर बिजनेस के टीचर की जरूरत है तो मैं बिजनेस के टीचर को रखूंगा। अगर अकाउंट्स के टीचर की जरूरत है तो मैं अकाउंट्स के टीचर, कॉम्पिटेंट पर्सनल्स को रखूंगा, जो कि एक अकाउंट्स की नॉलेज रखता हो उसको रखूंगा, इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखता हूं उसको रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, ये इंपॉर्टेंस है किसका, स्टाफिंग का। स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग में जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है, उनको रोल दिया जाता है उनका, कि आपको अकाउंट्स पढ़ाना है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, आपको बिजनेस पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का, प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। स्टाफिंग के थ्रू मैनेजर क्या करता है, मैन पावर प्लानिंग करता है, रिक्रूट करता है, सेलेक्ट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है। ठीक है, स्टाफिंग के कारण ही राइट प्लेस पे राइट पर्सन को प्लेस किया जाता है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब मुझे नौकरी चाहिए, मैं स्कूल में गया नौकरी लेने के लिए, तो लोगों ने मेरा रिज्यूम मांगा, मेरा एक सर्टिफिकेट मांगा कि आपने क्या क्या कर रखा है वो बताइए। तो मैंने उनको थमाया पर्चा, उस पर्चे में लिखा हुआ है कि मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये अगर मैंने कर रखा है तो ये स्टाफिंग के वजह से ही है, स्टाफिंग के फंक्शन में ही आया है कि उन्होंने मेरी सीवी मांगी, उन्होंने मेरा रिज्यूम मांगा नौकरी के लिए, उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा कि हम देखना चाहते हैं आप क्या क्या कर रखे हैं। तो ये क्यों मांगा, ताकि वो मैं राइट, उनको अगर बिजनेस का टीचर कोई चाहिए तो वो राइट पर्सन को चूज कर सके राइट जॉब के लिए। ऐसा ना हो कि कहीं मैंने इकोनॉमिक्स, कहीं मैंने फिजिक्स पढ़ा हो और मैं चला जाऊं बिजनेस के लिए, वो मुझे बिजनेस के लिए रख दे स्कूल में, तब तो स्कूल का बंटाधार हो जाएगा, खराब हो जाएगा स्कूल, बच्चे फेल हो जाएंगे ना। तो इसलिए स्टाफिंग में क्या आता है कि सही पर्सन को सही जॉब के लिए चुनना, स्टाफिंग इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। इस तरीके से अगर सही पर्सन सही जॉब पे रखा जाएगा, अगर बिजनेस पढ़ाने वाला बिजनेस पढ़ाएगा किसी स्कूल में, इकोनॉमिक्स का नॉलेज रखने वाला इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, अकाउंट्स का नॉलेज रखने वाला अकाउंट्स पढ़ाएगा, तो उस एंटरप्राइज, उस फर्म का, उस बिजनेस का, उस स्कूल का क्या होगा, ग्रोथ होगा। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब स्टाफिंग क्या करता है, स्टाफिंग मैन पावर प्लानिंग भी करता है ना, कि कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोग लगेंगे, कितने चपरासी चाहिए, कितने टीचर चाहिए, मैंने बताया है ना। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसकी एक और इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है, कि जितनी जरूरत होती है स्टाफिंग के फंक्शन की वजह से उतने स्टाफ हम रखते हैं, उतने एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है एक मैनेजर। उससे ना ज़्यादा एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है, ना उससे कम एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है। उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेगा तो एक डिसऑर्डर क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उससे कम को अगर अपॉइंट करेगा तो समय पे टाइम पे काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए स्टाफिंग की वजह से जितनी जरूरत होती है ह्यूमन रिसोर्स की, मैन पावर की, उस हिसाब से प्लानिंग करके स्टाफिंग की वजह से एक मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ को रिक्रूट करता है, सेलेक्ट करता है, उसको नौकरी देता है। अगर मुझे मेरे स्कूल में 10 टीचर की जरूरत है तो मैंने 10 टीचर रखा हुआ है स्टाफिंग के बदौलत ही, क्योंकि उसी में मैं देखता हूं कि कितनी जरूरत है। मैन पावर प्लानिंग स्टाफिंग में ही मैं करता हूं, स्टाफिंग के फंक्शन में ही मैं करता हूं कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है, उस हिसाब से मैं निकालता हूं कि मुझे 10 लोगों की जरूरत है तो 10 लोगों को मैं क्या करता हूं, रिक्रूट करता हूं, सेलेक्ट करता हूं, नौकरी देता हूं। इससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, प्रॉपर एक सही मतलब कि जितना चाहिए उतना ही यूटिलाइजेशन होता है सामानों का, रिसोर्सेज का। अब ऐसा ना हो कि 10 बच्चे हैं मेरे स्कूल में कॉमर्स में 11th में, और हम उसके लिए उसके 10 बच्चों के ऊपर 4 टीचर ही रख दिए। 10 बच्चों के ऊपर मैंने 4 इकोनॉमिक्स के टीचर रख दिए, 4 अकाउंटेंसी के टीचर रख दिए, नहीं, वो क्या हो जाएगा, ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, रिसोर्सेज का। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट आ गया, हेल्प्स इन कॉम्पीटिंग
अगर आपने सही तरीके से सही लोगों को चुन रखा है, आपने सही जॉब के लिए सही क्वालिफिकेशन के साथ सही पर्सन को अपॉइंट किया है, तो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कॉम्पीट कर सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉय। अगर एक एम्प्लॉय को अगर मैं गया स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, और कोई मुझे कहे कि अकाउंटेंसी पढ़ा दीजिए या फिजिक्स पढ़ा दीजिए, केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, तो क्या मैं सेटिस्फाइड रहूँगा? क्या मैं अच्छे से काम करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरा मॉरल भी एकदम खराब हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए स्टाफिंग की वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है एम्प्लॉयज़ को, और उनका मॉरल क्या होता है? बूस्ट होता है, ठीक है, और वो और अच्छे से काम करना चाहते हैं। अगर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना है तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए मुझे नौकरी मिली है तो मुझे और अच्छा लगेगा और मैं सेटिस्फाई रहूँगा और अच्छे से काम करूँगा। बिजनेस पढ़ाना है तो बिजनेस के लिए नौकरी मिली है स्कूल में तो मैं और अच्छे से काम करूँगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं बेकार तरीके से काम करूँगा। तो स्टाफिंग का एक और बेनिफिट है कि अच्छे से काम लोग कर पाते हैं क्योंकि उनको उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिलती है। नेक्स्ट, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। ये क्या करता है? जो बाकी फंक्शंस हैं हमारे, ये क्या है? स्टाफिंग। ये क्या है? उस स्टाफिंग के कारण आगे की जो भी फंक्शन आते हैं हमारे, चाहे वो डायरेक्टिंग हुए, चाहे वो कंट्रोलिंग हुए, वो सब इसी पे टिके हुए हैं, स्टाफिंग पे टिके हुए हैं। क्योंकि सही स्टाफ जब आप रखेंगे, सही एम्प्लॉयज़ को जब आप अपॉइंट करेंगे, तभी आप उनको अच्छे से डायरेक्ट कर पाएंगे और टाइम पे काम, इफेक्टिवनेस मतलब समय पे वो काम पूरा करेंगे, ठीक है, नहीं तो वो नहीं करेंगे अगर सही एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो। दिस वाज ऑल इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारा आता है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है? HRM, स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम समझेंगे ये क्या है। Human resource management is the part of management process which develops and manages the human elements of enterprise, considering their knowledge, skill, creativity, talent and potential for contributing towards organizational objective। बहुत ध्यान समझिएगा। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग होता है और जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको क्या कर दिया गया है? स्टाफिंग का नाम बदल के उस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर दिया है। दोनों का मतलब सेम होता है। ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि डेवलप हुआ है और इसमें मैनेज किया जाता है एंटरप्राइज के जो आपको जिनको नौकरी देनी है उनके नॉलेज के बेसिस पे उनकी स्किल क्रिएटिविटी की जाती है, इसमें बढ़ाया जाता है, उनके टैलेंट को देखा जाता है, उनके पोटेंशियल, उनकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सेम स्टाफिंग है ये, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर दिया गया है। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाफिंग की जगह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। इसके अंदर में क्या क्या आता है? इसके अंदर में मैनेजर क्या करता है? मैनेजर क्या करता है कि एंटरप्राइज को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए, फर्म को देखते हुए वो नॉलेज देखता है लोगों की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्किल डेवलप कराता है, उसमें क्रिएटिविटी डेवलप कराने में हेल्प करता है, टैलेंट देखता है कि अगर मैं एक अच्छा पेंटर हूं, एक अच्छा जो है मैं गाना गाता हूँ, तो हो सकता है मेरे स्कूल वाले, अगर मैं किसी स्कूल में हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, तो हो सकता है वहाँ वो लोग मुझे मौके दें गाना गाने के कई जगह, और इस तरह से मेरा मॉरल, पोटेंशियल, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति प्यार, ये सब डेवलप होता है। तो ये HRM का काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। व्हेन these functions are carried out at a small scale level we call it staffing। मैंने बता दिया है, जब ये सब फंक्शन स्मॉल लेवल पे होता है तो उसको स्टाफिंग कहते हैं। जब ये फंक्शन बहुत बड़े लेवल पे और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है स्टाफिंग का। अच्छा, इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, क्या क्या हुआ, उसके बारे में है नेक्स्ट हमारा टॉपिक। ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज बिकेम वेरी एक्टिव। जब ये क्या हुआ, जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज हैं, मतलब ट्रेड यूनियन मतलब कि जब लोग क्या कर देते हैं, लोग जो है एक यूनियन, एक ग्रुप बना के जब मालिक के ऊपर फैक्ट्री वगैरह में जब धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है जब स्टाफ एम्प्लॉयज़ जो है मालिक के प्रति विरोध जताता है, तो उस दौरान ये HRM का जो क्या हुआ, डिपार्टमेंट का एक एग्जिस्टेंस हुआ। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ये सब एक्टिविटी बढ़ गई ट्रेड यूनियन वगैरह वालों की, ट्रेड यूनियन एक्टिविटी फोर्स मैनेजमेंट टू अपॉइंट पर्सन हु कुड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ओनर एंड पर्सन। तो ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति को मैनेजमेंट को अपॉइंट करना पड़ा कि जो ओनर और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन के एक लिंक की तरह क्रिएट करे। जैसे
कोई स्कूल है, मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ, तो एक चेयरमैन से और एक टीचर, चेयरमैन कभी डायरेक्टली टीचर से बात करने नहीं जाता है स्कूल के, ये रियलिटी है। चेयरमैन को अगर कोई इन्फॉर्मेशन टीचर्स तक पहुंचानी है तो किसके थ्रू पहुंचाएगा, उसका लिंक कौन है, प्रिंसिपल। या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है टीचर्स को वो चेयरमैन तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसका लिंक कौन है, वो कैसे आएगा चेयरमैन तक टीचर्स, प्रिंसिपल के थ्रू। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो लेबर्स हैं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर अपने ओनर से बात करना है, एम्प्लॉयज़ को अगर ओनर से बात करना है तो एक ऐसे पर्सन को मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय किया जो कहलाया, क्या कहलाया, पर्सनल। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे वो क्या कहलाया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ लेबर वेयर एम्प्लॉयड अंडर वन रूफ। ठीक है, फैक्ट्री सिस्टम से लार्ज नंबर ऑफ लेबर को एक रूफ के अंदर एम्प्लॉय किया गया। ये अच्छा, इसको जो ओनर और एम्प्लॉयज़ के बीच का जो व्यक्ति होता है, जो एक लिंक की तरह क्रिएट करता है, जो एक प्रिंसिपल सर होता है जैसे स्कूल का होता है, जो चेयरमैन और टीचर्स के बीच में लिंक बनाता है, वैसे इसको हम कहते हैं पर्सनल ऑफिसर। इसको हम कहते हैं पर्सनल ऑफिसर। दिस रिजल्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ वन मोर पर्सन हु वाज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट सेलेक्शन प्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स, ये कह सकते हैं पर्सनल ऑफिसर यहाँ पे होता है। ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच लीड्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल ऑफिसर टू HRM। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, अप्रोच को स्टडी करने के लिए कि और अच्छा ओनर और एम्प्लॉयज़ के बीच में और अच्छा रिलेशन हो और अच्छे से लोग काम करें, इसके लिए जो ये पर्सनल ऑफिसर था, इसको एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट का एक तरह से आप कह सकते हैं हेड बना देते हैं। ये आपका पूरा हो गया इवैल्यूएशन ऑफ HRM, ये हो गया आपका HRM क्या होता है, यहाँ हमारा स्टाफिंग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिविटीज ऑफ HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हमने देख लिया पिछला वीडियो, पिछले हमने उसमें देख लिया, टॉपिक में देख लिया कि HRM क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कि एक्टिविटीज़ क्या है, HRM क्या करता है। एक जो मैनेजर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करता है जो, ठीक है, इसके अंदर में वो क्या करता है। तो पहला काम क्या होता है, इसका एक्टिविटी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कितने लोगों की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, कितने लोगों की ज़रूरत है, उसका ये क्या करता है, पूरा प्लान करता है कि कितने हमारे पास रिसोर्सेज, कितना ज़्यादा हमें जो है साधन चाहिए, कितने ह्यूमंस का साधन चाहिए, कितने लोगों का, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए हमें हमारे इस काम को करने के लिए। मुझे अगर स्कूल खोलना है तो एज अ HRM मैं क्या करूँगा, मैं ध्यान दूंगा कि भाई मुझे अपने स्कूल के लिए कितने, स्कूल बनाने के लिए कितने लेबर चाहिए, स्कूल बनने के बाद कितने प्रिंसिपल चाहिए, स्कूल बनने के बाद कितने टीचर चाहिए, क्या चाहिए, चपरासी चाहिए, वो सबका क्या करता है, प्लानिंग करता है। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लानिंग। नेक्स्ट क्या करता है HRM, क्या करता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में क्या करता है, रिक्रूट करता है। उनको क्या करता है, रिक्रूट करता है, आओ 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 मेरे वहाँ नौकरी है, आओ आओ आओ, एप्लीकेशन डलवाता है। ठीक है, उसमें से क्या करता है, उस एप्लीकेशन में से लोगों को सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करने के बाद उनको जिस नौकरी के लिए उसने उन्हें सेलेक्ट किया है उस नौकरी पे उनको प्लेस कर देता है। ठीक है, ये उसका काम होता है HRM का। नेक्स्ट क्या काम होता है, करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ में क्या करता है, जो लोगों को उसने प्लेस किया है अब उनको उनके करियर के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजता है, ओरिएंटेशन करवाता है, तरह तरह का उनका डेवलपिंग जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलवाता है। ठीक है, तो ताकि उनके करियर में आगे ग्रोथ मिले। वो मान लीजिए कोई टीचर है, वो एक स्कूल में है, वहाँ पे उसको उसके HRM ने अच्छा खासा उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजा, अलग अलग अच्छे से उसका डेवलपमेंट करवाया। तो अब वो किसी दूसरे स्कूल में जाएगा तो उसका किसी अच्छे स्कूल के लिए वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। इस तरह से करियर ग्रोथ भी हो सकता है एम्प्लॉयज़ का। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एम्प्लॉई है, HRM का और क्या काम होता है, एक मैनेजर का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का एक और क्या काम होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई एम्प्लॉय है जो अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, तो भरी सभा में, भरी मीटिंग में, अगर कहीं मीटिंग हो रही है, कहीं कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें उसको क्या करना चाहिए, उसको अप्रेजल, उसके लिए उसको शुभकामनाएं देनी चाहिए, उसको तारीफ करनी चाहिए उसकी, ताकि उसका बूस्ट हो और वो अच्छे से काम कर पाए। मोटिवेशन, उसको HRM का और क्या काम होता है, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मोटिवेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें है कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव का मतलब
बोनस टाइप का होता है, या तो आप पैसे से उसको मोटिवेट करें, अगर वो कुछ अच्छा काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा कोई पैसे दे। जैसे मेरा स्कूल है, मान लीजिए मैं वहाँ का HRM हूँ, तो अगर मेरे किसी एम्प्लॉय ने 20 एडमिशन करवाया है, 20 एडमिशन करवाया है, तो उसको मैंने फीस का मैंने कहा कि 20% तुमको फीस का मैं दूंगा, तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया, फाइनेंशियल बोनस हो गया। और मैंने कहा कि मैं तुमको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या हो गया कि अगर जिसने 20 एडमिशन कराया है, मैंने उसके कहा कि मैं तुम्हें प्रिंसिपल बना रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, मोटिवेट करने का मेरा नॉन फाइनेंशियल तरीका हो गया, उसको बोनस देने का नॉन फाइनेंशियल तरीका हो गया। और क्या काम होता है इसका, और होता है कंपनसेट करना। कंपनसेट मतलब जिस एम्प्लॉय को जिन्होंने नौकरी दी थी, प्लेस किया था, उसको उसके काम के अकॉर्डिंग और वो जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको कंपनसेट करना। कंपनसेट का मतलब होता है उसको सैलरी देना, वेजेस देना। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी देना। अगर बाई चांस काम करते वक्त उसको कुछ हो जाता है या उसको कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है, तो उसको क्या करना, उसको भी डील करना, उसके बच्चों का ख्याल रखना, एजुकेशन प्रोवाइड करना उनके बच्चों को। और सोशल सिक्योरिटीज़ में कह सकते हैं हेल्थ की व्यवस्था देना उसकी फैमिली को। अगर बाई चांस अगर मान लीजिए मेरा ड्राइवर है, स्कूल बस चलाता है, वो उसका एक्सीडेंट हो गया स्कूल में, ठीक है, स्कूल की बस का एक्सीडेंट हो गया, मेरा स्कूल है, तो उस बस ड्राइवर का एज HRM मेरा काम होगा कि उसकी सारी हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ से रिलेटेड सारे इश्यूज मैं डील करूं, पैसे की जरूरत पड़े हेल्थ उसके इलाज के लिए तो मैं उसके लिए खड़ा रहूं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, उसके बच्चों का एजुकेशन ना रुके, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। ये सब काम होता है आपका, ये सब एक्टिविटी होती है किसकी, HRM की, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, स्टाफिंग प्रोसेस। इसके पहले हमने पढ़ा स्टाफिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस देख लिया हमने, बेनिफिट देख लिया, एडवांटेज देख लिया स्टाफिंग का। अब हम देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस होता क्या है। पहला प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस में पहला क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहला काम क्या करता है एक मैनेजर स्टाफिंग प्रोसेस में, पहला काम एक मैनेजर क्या करता है, एस्टिमेट करता है कि उसे कितने लोगों की ज़रूरत है। अगर बाई चांस मैं मैनेजर हूँ मान लीजिए, और मैं स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, स्टाफिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूँ, तो पहला काम मेरा क्या होगा, पहला काम ये होगा कि मैं चेक करूँगा कि मेरे को अगर स्कूल बनवाना है तो उसमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना मैन पावर लगेगा, ठीक है, उसके हिसाब से। अच्छा, ये जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है, ये 3 तरह से जो है निकाली जाती है, 3 तरह से पता किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क लोड कितना रहेगा, मेरा अगर स्कूल है तो उसमें वर्क लोड कितना रहेगा पर पर्सन के ऊपर, ठीक, वर्क फोर्स कितना रहेगा उस समय जब लोड हम देखते हैं कि वर्क लोड कितना है, पर पर्सन कितना काम कर रहा है, पर पर्सन पे कितना लोड है काम का, उसी समय हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं, वर्क फोर्स कितना है। वर्क फोर्स का मतलब हुआ कि काम करने वाले जो रियल में काम कर रहे हैं लोग, वो कितने हैं, प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहे हैं वो कितने हैं। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, वर्कलोड को और वर्कफोर्स को। अगर वर्कलोड ज़्यादा दिखता है हमें तो हम और ज़्यादा रिक्रूटमेंट करते हैं और ज़्यादा लोगों को जो है नौकरी देते हैं। अगर वर्कफोर्स कभी हमें लगता है कि काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, वर्कलोड कम है, तो हम नौकरी से लोगों को क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम पता करते हैं कि हमें कितने लोगों की एक्चुअल में ज़रूरत है, और उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना प्लानिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टाफिंग प्रोसेस हमारा हो गया एस्टेब्लिशिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, हो गया। नेक्स्ट हमारा है रिक्रूटमेंट। अब जब हम देख लेते हैं कि हम भाई मेरा स्कूल है, मुझे कितने प्रिंसिपल की ज़रूरत है, कितने टीचर की ज़रूरत है, कितने चपरासी की ज़रूरत है, और अब मैंने क्या कर दिया, सेकेंड प्रोसेस क्या आता है स्टाफिंग में, रिक्रूटमेंट का। अब मैंने नोट कर लिया कि मुझे 4 प्रिंसिपल चाहिए, 10 टीचर चाहिए, 25 चपरासी चाहिए, ठीक है, मैंने नोट कर लिया। अब इस हिसाब से मैंने क्या निकाला, इस हिसाब से मैंने फॉर्म निकलवाया कि आइए 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 मेरे वहाँ नौकरी मिल रही है, आइए 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 मेरे वहाँ नौकरी मिल रही है, और लोगों को अट्रैक्ट किया और लोगों को कहा रिक्रूटमेंट हो रहा है हमारे वहाँ आप फॉर्म सबमिट कीजिए, अपना रिज्यूम सबमिट कीजिए, अपना CV सबमिट कीजिए। उसके बाद मैंने क्या किया, रिक्रूटमेंट किया। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि लोगों को फॉर्म सबमिट करवाया अपने वहाँ नौकरी के लिए, और उस फॉर्म में से अब मैं क्या करूँगा, थर्ड मेरा प्रोसेस क्या है स्टाफिंग का, अब उसमें से मैं सेलेक्ट करूँगा, अगर मुझे इकोनॉमिक्स के टीचर की ज़रूरत है, अगर मुझे किसकी
किसकी ज़रूरत है, अब मैं उसमें से सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, लोगों को उनकी जॉब पोजीशन पे क्वालिफिकेशन के हिसाब से और मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चौथा प्रोसेस है प्लेस करूंगा उस जगह पे, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखूंगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब होता है नए एम्प्लॉयज को पुराने या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से मिलवाना, या अगर पूरा ही नया स्टाफ है तो उन सब का एक जैसे होली मिलन समारोह होता है ना होली के एक दिन बाद, तो उसी तरह से स्कूल अगर स्टैब्लिश हुआ है तो उसी के बाद टीचर्स मिलन समारोह, एक तरह से मान लीजिए स्कूल अगर है तो उसमें टीचर्स स्टाफ होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, तो उन लोगों का मिलन समारोह को कहते हैं हम ओरिएंटेशन, जहाँ पे ओरिएंटेशन में नए एम्प्लॉयज एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, छोटा सा जो है गेट टुगेदर टाइप का होता है। नेक्स्ट, अब ये सब होने के बाद हमारा लास्ट प्रोसेस क्या है स्टाफिंग का, अब उन एम्प्लॉयज़ को उनकी करियर ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के और अच्छे के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देने के बाद ताकि वो और अच्छे से काम करें और हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, डेवलप हो। इस तरह से ये सारा हमारा स्टाफिंग प्रोसेस है जो कि बहुत इजी है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बुलाना कि आओ 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 मेरे वहाँ नौकरी मिल रही है, आओ 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 मेरे वहाँ नौकरी मिल रही है, फॉर्म फिल करवाना उनसे, ठीक है, नौकरी वाला, उनका डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना और फिर इंटरव्यू लेना। अब उसमें से फिर सिलेक्शन में आप सेलेक्ट करते हैं कि किसको किसको आप रखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल योर स्टाफिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग। कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग क्या है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है। तो रिक्रूटमेंट मैंने बता ही दिया क्या होता है। रिक्रूटमेंट एक बार और समझ लीजिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग suitable skilled qualified candidate to apply for job in your organization। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ये रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, इंड्यूस करता है, बुलाता है सुटेबल को, स्किल्ड को, क्वालिफाइड कैंडिडेट को, जो अप्लाई करेगा उस जॉब के लिए जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। सोर्सेज रिक्रूटमेंट के क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। मान लीजिए मेरा स्कूल है, उसमें कोई टीचर था, उसमें टीचर हैं 20-30 टीचर हैं मान लीजिए, उसी में से किसी को मैंने एक को उठा के क्या बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल का पोस्ट भरने के लिए मैंने इंटरनल रिक्रूटमेंट किया। तो पहला हम देखेंगे कि जो रिक्रूटमेंट का पहला इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है। इंटरनल सोर्स क्या होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जब आप वैकेंट जॉब पोजीशन को अंदर के एम्प्लॉय से ही, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उन्हीं से फिल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके भी इंटरनल सोर्स के 3 तरीके से इंटरनल सोर्स होता है। आपकी बुक में 2 ही दिया है, ट्रांसफर और प्रमोशन, लेकिन ले ऑफ का मतलब मैं बता दूंगा। ट्रांसफर का मतलब है कि इस ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए मेरा 2 ब्रांच है, खेतान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का या खेतान पब्लिक स्कूल का 2 ब्रांच है, और अगर मैं एक ब्रांच में मेरे पास 2 इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, जिसमें से एक इकोनॉमिक्स के टीचर की जरूरत नहीं है, और दूसरे ब्रांच में इकोनॉमिक्स के टीचर है ही नहीं, वहाँ जरूरत है, तो मैं यहाँ से अपने एक इकोनॉमिक्स के टीचर को उठाया और उस ब्रांच में मैंने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर का मतलब होता है कि सेम ऑथोरिटी रहेगी, सेम पावर रहेगी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और सेम सैलरी रहेगी, सेम कंपनसेशन रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा प्रेस्टीज में। सिर्फ चेंज होगा किसमें, जॉब जहाँ पे आप एरिया में बस चेंज होगा कि आप आज यहाँ पे जॉब कर रहे थे, कल को आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करनी है, सेम लेवल पे ट्रांसफर हुआ है बस आपका, ठीक है। तो ये आपका होता है ट्रांसफर, इंटरनल सोर्सेज से ऐसे होता है। प्रमोशन, कोई टीचर है, मैंने उसको क्या कर दिया, प्रिंसिपल बना दिया, ये क्या हो गया, प्रमोशन। प्रमोशन में हमेशा याद रखिएगा कॉम्पनसेशन, सैलरी चेंज होती है, आपकी प्रेस्टीज चेंज होती है, इज्जत पानी बढ़ता है, आपका ऑथोरिटी बढ़ता है, पावर बढ़ता है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, ले ऑफ का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अभी मेरे स्कूल में 2 हिंदी के टीचर मैंने रखे थे, एक हिंदी के टीचर पुराने थे, एक हिंदी के टीचर और मैंने नए रखे थे। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि उस सेकंड हिंदी के टीचर की ज़रूरत मुझे नहीं है, सेकंड वाले नए वाले हिंदी के टीचर की ज़रूरत नहीं है, एक ही काफ़ी है। तो मैं उससे कहूँगा कि आप नौकरी देखिए कहीं पे, और अगर बाई चांस आपको नौकरी मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो मैं आगे चल के आपके लिए जगह खाली कर दूंगा, इंटरनल सोर्स से मैं आपको रिक्रूट कर दूंगा। इसको हम कहते हैं ले ऑफ। आपकी बुक में सिर्फ ये और ये दिया हुआ है, याद रखिएगा। ट्रांसफर और प्रमोशन में हमेशा
डिफरेंस पूछ लेता है। ट्रांसफ़र मतलब सेम लेवल पे किसी और जगह पे जाके काम करना, ना अथॉरिटी में बदलना, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती है, ना सैलरी बदलती है। इसमें प्रमोशन में सब कुछ बदल जाता है आपका, आप और ऊंचे लेवल पे काम करते हैं, आपका प्रेस्टीज बढ़ जाता है, इज्जत पानी बढ़ जाता है, आपका सैलरी बढ़ जाती है और आपका क्या होता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है कि इंटरनल सोर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। इंटरनल सोर्स का, अगर हम अंदर से ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ही अगर हम अपना लोगों को जो है फुलफिल करते हैं, अपने अंदर का जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ को, उसको अगर हम अंदर से ही फिल करते हैं, अंदर के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ही, एग्जिस्टिंग स्टाफ से ही फिल करते हैं, तो उसको हम हमारा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा वो देखते हैं। इकोनॉमिकल, पहला है इकोनॉमिकल। ये बहुत सस्ता रहेगा। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, ज़्यादा खर्चेलू नहीं। बाय चांस मान लीजिए कोई टीचर है मेरे स्कूल में, मैंने उसको उठा के प्रिंसिपल बना दिया, तो अब मेरा पूरा का पूरा खर्चा बच गया इंटरनल सोर्स होने की वजह से। प्रमोशन मैंने कर दिया उसका मैंने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से मैंने उसका प्रमोशन कर दिया, टीचर से प्रिंसिपल बना दिया। अब मेरा पूरा का पूरा पैसा बच गया। मैं बाहर से अगर मैं एक्सटर्नल के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर हम बाहर से बुलाते किसी को प्रिंसिपल बनाने के लिए, तो पहले तो हमको हल्ला करवाना पड़ता कि न्यूज़पेपर में निकलवाना पड़ता कि मैं प्रिंसिपल की खोज में हूँ, मुझे प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट करना है इस स्कूल में ऐसे ऐसे। तो न्यूज़पेपर वाला एडवर्टीजमेंट का खर्चा, प्रिंसिपल से आते हैं उनका नाश्ता पानी, उनको इज्जत सत्कार करना है उसका खर्चा, उसके बाद उनको पूरा तरीका बताना रहता, नए नए तरीके से नए स्टाफ से मिलवाना पड़ता, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ता, उसका खर्चा, ठीक है, खर्चे पे खर्चा करना पड़ता। लेकिन जब मैंने एक टीचर को उठा कर प्रिंसिपल बना दिया जो कि लायक था, तो उससे बहुत सारे खर्चे क्या हो गए, बच गए मेरे, और इस तरह से मैं सस्ते में निपट गया। इकोनॉमिकल मतलब होता है सस्ता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेस अमाउंट ऑन ट्रेनिंग, ठीक है। बहुत कम अमाउंट में, ट्रेनिंग के अमाउंट में वो क्या हो सकता है, क्योंकि एक टीचर जो होता है वो प्रिंसिपल को काम करते हुए देखता है। एग्जिस्टिंग जो टीचर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रिंसिपल को काम करते हुए देखता है, तो सीखता है उससे, तो इसीलिए उसको ट्रेनिंग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। या वो जो पुराना प्रिंसिपल था वही उस टीचर को खूब सारा ट्रेनिंग दे के हो सकता है चले जाते हों। तो इससे क्या होता है, बहुत कम अमाउंट खर्च होता है ट्रेनिंग वगैरह पे, क्योंकि पहले से ही टीचर्स ऑलरेडी जानते हैं चीज़ों को, देखते हैं, समझते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। अब जब कोई टीचर प्रिंसिपल बन जाएगा, उसकी सैलरी 20,000 से 50,000 हो जाएगी, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होंगे, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले और एम्प्लॉयज़ होंगे, वो ये सोचेंगे कि हम भी अच्छे से काम करेंगे, हम भी अपना जो है टैलेंट दिखाएंगे और हम भी आगे चल के प्रिंसिपल या डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और अच्छे से काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होगा। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, लेस चांस ऑफ टर्नओवर। लेस चांस ऑफ टर्नओवर। जब आप किसी टीचर को प्रमोट करके प्रिंसिपल बनाएंगे तो उसकी इज्जत बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, इससे वो बहुत खुश होगा और फालतू इधर उधर किसी और स्कूल में नहीं जाएगा, और वहाँ के टीचर्स भी जो होंगे किसी और स्कूल में नहीं भागेंगे इधर उधर। टर्नओवर कम होगा। टर्नओवर का मतलब होता है जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, नया एम्प्लॉय आता है, एम्प्लॉय जाते हैं, नए एम्प्लॉय आते हैं, इसको टर्नओवर कहते हैं। ये कम होगा, ठीक है, क्योंकि सब लोग मोटिवेट रहेंगे, सब लोग जानते होंगे कि यहाँ अच्छा है। इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस, अगर कोई टीचर मान लीजिए प्रिंसिपल बन जाता है, तो वो टीचर क्या करेगा, वो टीचर अपने साथ के जो उसके टीचर्स, जब वो टीचर रहा था तो उसके कुछ दोस्त होंगे टीचर, उनको भी अच्छे से काम करने का मौका देगा, उनको भी आगे बढ़ाएगा। इस तरीके से एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स क्या है ये देख लीजिए। इंटरनल सोर्स के ड्रॉबैक क्या है, नो फ्रेश और न्यू आइडिया विल कम इन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक है, इसका एक डिसएडवांटेज है कि कोई भी नया आदमी नहीं आएगा, कोई भी नया चीज़ सीखने को हो सकता है ना मिले, पुराने ढर्रे पे लोग चलें, पुराना जो टीचर था वो पुराने तरीके से काम करें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई फ्रेश व्यक्ति नहीं आएगा, तो फ्रेश जो है आइडिया वगैरह नहीं ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है, इसका डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। लिमिटेड चॉइस, ठीक है। जब आप अंदर से ही फिल कर देते हैं, तो आप मान लीजिए मेरा स्कूल है, हमको एक प्रिंसिपल रखना है, प्रिंसिपल भाग गया है मेरा पहले वाला, तो अब मेरे पास जो 20 टीचर हैं, 20 टीचर्स हैं, उन्हीं में से हमको प्रिंसिपल छांटना
पड़ेगा। अगर उस तरह हम रिक्रूटमेंट करते, बाहर से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते, तो हम ऐसे कहते आओ 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 प्रिंसिपल की नौकरी है आओ, तो 100 लोग 200 लोग चले आते प्रिंसिपल की नौकरी के लिए, और उसमें से हमको छांटना पड़ता, तो मेरे पास वाइड चॉइस रहता अच्छे अच्छे लोगों का। लेकिन अब यहाँ पे चॉइस क्या है, लिमिटेड है। तो इंटरनल सोर्स क्या देता है हमें, लिमिटेड चॉइस देता है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है ये, ठीक है। दिस वाज ऑल योर ड्रॉबैक, पॉजिटिव इंपैक्ट एंड इंटरनल सोर्स, ये पहला था। अभी हम एक्सटर्नल सोर्स आगे देखेंगे।